चेयरमैन साहब, आज मुझे मौका दिया गया उसका मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे हमारे ऑनरेबल सीएम एक्स सीएम केसीआर साहब ने बहुत अच्छे से मौके दिए। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दिया और सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का मौका दिया गया। चेयरमैन साहब, मैं तमाम हमारे साथियों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली मरतबा मैं 2013 में काउंसिल का मेंबर बना था और मेरी इब्तदाई लाइफ मैं 69 में जब मूवमेंट चल रहा था, मैं अनवालुम कॉलेज में डिग्री कर रहा था। अनवालुम कॉलेज के लीडर जलील पाशा थे, जो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे। उनकी क़यादत में मैं तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिया था। 69 में काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना। 73 में डॉक्टर सिन्हाडी साहब चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था, तो जो भी डिग्री पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, उनको मुलाजिमत दिए जा रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे भी बुलाया और कहा कि हम तेलंगाना तो हासिल नहीं कर सके, अगर आप मुलाजिमत करना चाहते तो बैंक में हम करवा दे सकते। तो मैंने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि ऐसा मुझे ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तो तिजारत के घराने में पैदा हुआ है, ताजिर बन गए, मुलाजिमत क्या करेगा, 4 लोगों को मुलाजिमत देना हम और बिज़नेस को आगे बढ़ाना ये अपना पेशा है। तो इसके बाद जब दूसरी मरतबा केसीआर साहब ने तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, जब अखबारों में मैं पढ़ा कि केसीआर साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे रहे हैं और एमएलए को रिज़ाइन देकर तेलंगाना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल अंदर से खुश हो गया कि इतने सालों के बाद, एक 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जबकि तेलंगाना मूवमेंट टोटली ख़त्म हो चुका था, लोगों को ये बात जहन में आ गई थी कि तेलंगाना नहीं बनने वाला है, तेलंगाना कभी भी नहीं बनेगा। मगर हम देखते थे तेलंगाना के किसान बहुत परेशान थे। मेरा कारोबार डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से था चेयरमैन साहब, और मैं देखता था कि मेरे पास बहुत से किसान आते थे। तेलंगाना के जो किसान आते थे वो मजदूरी का काम करते थे, शादनगर से बंडियों में कड़वी भरकर लोड करके लाते थे, लारियों में भरकर लाते थे, वो खुद खाली करते थे। मैं पूछता था, मेरे आप ही मालिक है, पैसे लेने आते? तो कहते थे कि हाँ मैं ही मालिक हूँ। कितनी ज़मीन है? तो बोलते थे 40 एकड़ ज़मीन है। अरे 40 एकड़ ज़मीन रखकर आप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं? तो बोलते थे साहब हमारे पास पानी नहीं है साहब, हमारे पास करंट नहीं है साहब। तो मेरे दिल में हमेशा ये भावना रहती थी कि एक दिन हमारा तेलंगाना में मिलना चाहिए। हम चेयरमैन साहब, हम कभी भी पावर के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए थे तेलंगाना मूवमेंट में, गोली खाने के लिए आए थे, मगर तेलंगाना हासिल करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे। केसीआर साहब जो मूवमेंट शुरू किए, मैं खुद जाकर उनसे मिला था, और जब मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, मैं जाके कहा कि साहब मुझे भी तेलंगाना के तरफ लगाव है, और हमारा तेलंगाना के अंदर हमारे दूसरे आंध्र के भाई भी हमारे भाई है, बस दूसरों का राज किस तरह हो सकता बताइए? मेरे घर के अंदर मेरा राज होना चाहिए, मेरे घर में पड़ोसी के घर वाले का राज आ तो कैसा घर चलेगा? तो हमारी स्टेट के अंदर हमारे जो बजट था, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, वो सारे का सारा आंध्रा पे खर्च होता था। मगर एक बार इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तेलंगाना नहीं बना था। बाद में सेकंड मूवमेंट केसीआर साहब ने शुरू किया, हम भी उनके साथ 2001 से पहले 27 अप्रैल 2001 को पार्टी फॉर्म किए, क्योंकि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की, शिब्बू सोरेन साहब से और कई लोगों से उस वक्त जो मूवमेंट चलाते थे, उनसे जब मुलाकात किए तो बताते थे कि आप सिर्फ मूवमेंट चलाएंगे तो पुलिस का निशाना बन जाएंगे, अदालतों के केसेस लग जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, और हमारे चारी साहब बहुत हमारी क़यादत करते थे, आज ये हमारे साथ मौजूद है। बहुत से सीनियर लीडरों का शुमार होता है, वो हमेशा साहब के साथ रहते थे। तो मैं भी जाके केसीआर साहब से मुलाकात किया कि मुझे भी तेलंगाना का शौक़ है, मैं भी 69 में काम किया था। उन्होंने कहा आइए, मुसलमान अभी हमारे पास बहुत कम है, आप भी जुड़ जाइए पार्टी में। उसके बाद 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में आया। उसी तरह मूवमेंट में साथ रहे, 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल तक साहब के साथ मुसलसिल काम करते रहे। और 2013 में एमएलसी का मुझे मौका दिया गया पहली मरतबा, वो भी जिस तरह से हमारे तेलुगु देशम से हमारे सलीम भाई साहब को एमएलसी दी गई थी, कांग्रेस से शब्बीर अली साहब को एमएलसी दी गई थी, और बिहार से टीआरएस की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था, जबकि हमारे पास सिर्फ 9 एमएलए थे, जबकि हमको 27 चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे। जब वहाँ तक बात गई तो उन लोगों ने सोचा कि तीनों मुसलमान हैं, कांग्रेस से मुसलमान एक है, तेलुगु देशम से एक मुसलमान है,
टीआरएस पार्टी से एक मुसलमान है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सरुख इस्तेमाल करते हुए यूनानी मसली सारे 10 MLA तब 10 में मैं भी सेलेक्ट होगा, वहाँ से काउंसिल में आएगा। चकरपानी साहब हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। उस वक्त हमारे 3 MLC थे। 2013 में एक सामी गौड़ साहब थे जो बाद में चेयरमैन बने, एक सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, और मैं 3 आदमी तेलंगाना मूवमेंट से पहले 2013 में हम तेलंगाना काउंसिल में तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते थे, हमेशा तेलंगाना के बजट के लिए आवाज़ उठाते थे, तेलंगाना के लिए काम करते थे। 1 साल करने के बाद 2014 में तेलंगाना बना, और तेलंगाना बनने के बाद बहुत CM साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी स्टेट में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो मैं ही रहा, और रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं ही रहा, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक वैरायटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, कभी भी मुसलमानों को ऊंचे ओहदे नहीं दिए गए। पर ये रिवाज लाने वाले कोई हैं वो KCR साहब थे, उन्होंने मुझसे बुला कर दिया, और मैंने कभी भी जाकर ओहदे के लिए नहीं मांगा। मगर KCR साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे पार्टी के सदस्य साहब ने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तो बहुत से लीडरों को देखे, चिराडी साहब के साथ भी काम कर रहे थे हम 69 में, मगर KCR साहब की जो सोच थी तेलंगाना लाने के लिए, तेलंगाना लाने के बाद तेलंगाना को तरक्की दिलाने के लिए, यकीनन उन्होंने भी कई बार सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल पास कर हमें तेलंगाना दिया है। हमारा बहुत देराना मुतालबा था। हमारे 1953 में जो हमें आंध्रा में मिलाया गया था उसका कोई असबाब नहीं थे चेयरमैन साहब, ज़बरदस्ती आज तेलंगाना को 3 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा आंध्रा में मिला गया, बहुत बड़ा टुकड़ा, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग भी हमसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बेचैन थे, मगर उनके साथ वो उस स्टेट में थे, वो वहीं रह गए। पर हमारा स्टेट जो है तेलंगाना अलग बन गया। अब बनने की वजह से काफ़ी तरक्की आई। आज तेलंगाना हर जगह, अगर अब देखेंगे 2014 से पहले जो हालात थे, तो तेलंगाना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, किसान खुदकशी करते थे, करंट नहीं था, करंट का इतना प्रॉब्लम होता था। 3 दिन हॉलीडेज दिए जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या बोलते इंडस्ट्री हॉलीडेज। करंट नहीं था, मजबूरी थी, करंट उतना पैदावार नहीं था। और जो भी आंध्रा का चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना के जितने लोग हैं उसके जिम्मेदार नहीं है, पर हमारे पास जो डोमिनेशन रहता था वो आंध्रा के लोगों का रहता था, आंध्रा के मिनिस्टर्स का रहता था, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर का रहता था। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर भी बन गया तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कैबिनेट उसको बराबर तरीके से कोऑपरेट नहीं करती थी। इसलिए हमेशा आंध्रा राज रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद नलगुंडा से आप MP रहे, और तेलंगाना की तहरीक में KCR साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, तेलंगाना के बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है। पर उन जो लोगों ने कुर्बानी दी है, यकीनन हमारे दौर में भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि जो भी तेलंगाना मूवमेंट में कोऑपरेट किए, सेक्रीफाइस किए, उन्हें प्लाट देंगे, मकान बनाने के लिए पैसे देंगे, वो भी नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को प्लाट दिया जाए, उन लोगों को मकान दिया जाए, और वहाँ से मेरा सिलसिला पॉलिटिकल शुरू हुआ है। मैं कोई पॉलिटिक्स में पहले से नहीं था चेयरमैन साहब, मुझे पहली मरतबा मैं TRS पार्टी में शामिल हुआ था, वो भी सिर्फ तेलंगाना के लिए। जब हमसे लोग कहते थे अरे क्या करेंगे बाबू, मर जाएंगे ना तुम लोग, और कई बार हम पुलिस के लाठियाँ खाए, ऐसी बात नहीं है, कई बार जेलों में गए, और कई मूवमेंटों में हमें खुंदल दिया गया पुलिस वालों ने। इस रहमी से हमारे साथ जुल्म किया, वो हर जुल्म को बर्दाश्त किया और पार्टी का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि हम 69 का देख चुके थे। हमारे नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी के नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद होने के बावजूद भी तेलंगाना नहीं बना था। इस तेलंगाना के लिए हम तो यही समझते थे, हमारा नारा था लाठी गोली खाएंगे तेलंगाना लाएंगे, और अल्लाह के फल से, ऊपर वाले भगवान की कृपा से तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे BRS वाले हो, जो भी हुकूमत में हो, वो तेलंगाना के है, आंध्रा वाला कोई नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमारा तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो इस तेलंगाना के अंदर आज हम देख रहे हैं बहुत हर शोबे में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो हम गली गली पानी पहुंचा चुके हैं। ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था चेयरमैन साहब, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए KCR साहब ने। तेलंगाना के आवाम को पीने का पानी, खास तौर से आपका खुद जो डिस्ट्रिक्ट है नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरेसेस वाटर मिलता था, लोगों के पाँव ऐसे ऐसे फिल पंप हो जाते थे, लोग बीमार हो जाते थे, पानी नहीं था। और लोग 65 साल हुकूमत किए, कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों मिलकर, पर कभी भी नलगुंडे के लोगों को या तेलंगाना के लोगों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके। वो फराहम करने वाले लीडर KCR साहब है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो भी रूल किए 9.5 साल बहुत अच्छा रूल किए, और हम लोगों को भी बहुत अच्छे मौके दिए।
खासतौर से एक माइनॉरिटी को, मुसलमान को कभी भी मौका नहीं मिलता था। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना गया, रेवेन्यू मिनिस्टर बना गया, बाद में होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। और मैंने भी, मुझे एक डर था हमेशा, केसीआर साहब ने एक मुसलमान को, जैसा शिवाजी महाराज थे ना, उनके जो बॉडीगार्ड थे हमेशा मुसलमान ही हुआ करते थे, केसीआर साहब भी एक मुसलमान को इतना बड़ा अहदा दिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिए। हमारे कोंडाराम साहब भी है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं खुद उनके घर को गया था, मैं एक ऑफर लेकर गया था, एमपी का ऑफर। केसीआर साहब ने कहा था, जरा नाराज थे साहब, तो मैंने कहा कि साहब को अच्छा अहदा दीजिए, मैं था। तो साहब ने कहा जाओ महमूद भाई बात करो। मैं कोंडाराम साहब के घर गया, क्या कि आपको राज्यसभा मेंबर देना चाहते हैं केसीआर साहब, आप भी मूवमेंट में साथ दिए, किसी वजह से इख्तलाफ होते हुए, वो इख्तलाफ की वजह से दूरी हो गई थी, मगर दोनों में कोई इख्तलाफात नहीं थे। तेलंगाना का एक मुद्दे के ऊपर दोनों भी मुसलसिल काम करते रहे। हमारे जीवन रेड्डी साहब भी हम बैठे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। हमारे प्रभाकर ना बहुत मुझे साथ कोऑपरेट करते थे। चूँकि मेरी तेलुगु उतनी परफेक्ट नहीं थी, हैदराबादी तेलुगु थी, समझ तो सकता था, बोलने में बात वक्त कन्फ्यूज रहता था, तो कभी कभी हमेशा प्रभाकर साहब फ़ौरन उर्दू शुरू कर देते। हमारे मोहम्मद अली साहब बोल के मुझे सारे मेंबर्स इतना कोऑपरेट किए हैं कि बयान से बाहर। तो मैं सबका यकीनन ये गंगा जमुना तहजीब लाने वाले कोई है ना। केसीआर साहब, चेयरमैन साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 12 साल में कल एक दिन नाका करा, मैं 12 साल काउंसिल में, कल जरा तबीयत खराब होने की वजह से आज भी सुबह से भी मैं काउंसिल आया, सुबह जब गाड़ी में सुत रहा तो मेरा काउंसिल गोल फिर रहा था, चक्कर आ रही थी मुझे, जरा स्माइल कार्ड्स का कुछ प्रॉब्लम था। वापिस चला मामला, लोग बोलिए मीडिया वाले महमूद अली साहब का आखिरी दिन ने चक्कर का के गिर गए। बोलिए मैं जाके 10 मेरा बराबर, जब मौका आया तो मैं आके शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम जो 12 साल काम करे, 9.5 साल तो पावर में काम किए, अपोजिशन में भी रहे, उस वक्त किरण कुमार रेड्डी साहब थे, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी अपोजिशन में बैठ के काम करें। हम यही चाहते हैं कि हर एक को इज्जत देना चाहिए। अपोजिशन अपने डिमांड पेश करता है और हुकूमत के साथ जो अच्छे काम करता है उसको पूरा कोऑपरेट करता है। और अभी भी रूलिंग पार्टी का यही जिम्मेदारी है कि अपोजिशन के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर चले, अच्छी से अच्छी हुकूमत चलाए और तरक्की की तरफ जाए। हमारी यही गुजारिश है। हम यही चाहते हैं कि हमारा तेलंगाना तरक्की करे। और तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब की बात की गई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, 2014 से पहले तक फिसादात होते थे। 1948 से लेकर 2014 तक हमेशा कहीं ना के फिसादात होते हैं। केसीआर साहब आने के बाद इमीडिएट मैं था, चूँकि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट में मैं भी रहता था, तब डीजीपी साहब को बुलाया गया, पुलिस के ऑफिसर्स को बुलाए गए, कलेक्टर को बुलाकर मीटिंग ली। मीटिंग में सख्ती से कहा गया कि आज के बाद कहीं पर भी छोटा दंगा फिसाद होगा तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। हमारी स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है। हमारी स्टेट में जो किंगडम निज़ाम फैमिली, कुतुबशाही फैमिली रही, निज़ाम सरकार कहते थे कि हिंदू मुसलमान मेरे दो आँख है। केसीआर साहब का इसी तरह आज भी उस दौर को लाना चाहिए, ये फिसादात रोकना चाहिए। तो 1948 से लेकर 2013 तक फिसादात होते रहे। आप देख लीजिए, अखबार के एडिटर साहब बैठे हुए यहाँ पर, हाँ मेरे लिखा साहब, उनके अखबार में आते रहता था। मगर 14 के बाद से जब तक बीआरएस की हुकूमत रही, एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। उसके बाद से फिर जैसा कांग्रेस आ गई, हम कांग्रेस पे तनकीद नहीं करना चाहते, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वही पुलिस ऑफिसर से। मैं यकीन से कहता हूँ, मेरे साथ ख़ास तौर से डीजीपी, कमिश्नर्स और पुलिस ऑफिसर्स, आज जो हमारे सेक्रेटरी थे वही डीजी बने हुए, ये बहुत कोऑपरेट किए। और मैं कभी भी ये एक फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं लिया हूँ। जब रेवेन्यू मिनिस्टर था, जितने फाइल आते तो डेफिनेट ज़मीनात के रहते थे। जब हमारे मीना साहब हमारे सेक्रेटरी थे, कहते थे महमूद साहब आप कर दीजिए साइन, मैं बोलता था लैंड का मामला है, सीएम साहब से अप्रूवल होना चाहिए, वहाँ भी जाता था। और जब मैं होम मिनिस्टर बना तो उस वक्त मुझे कलेक्टर्स का आए, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सेक्रेटरी साहब का। और बाद में जब मुझे होम मिनिस्टर का मौका दिया गया तो जितने हमारे डीजीज थे, मेरे पीरियड में 4 डीजी आए, और जितने होम सेक्रेटरीज थे, पुलिस ऑफिसर थे, मैं हर कहीं भी एक भी मर्डर होता, एक भी वाक़या होता तो बराबर सबसे बुलाता था, राय मशवरा करता था इसे कैसा रोका जाए। ऐसा कोई नहीं था कि कुछ वाक़या होगा कोई देखने वाला नहीं था। हमेशा बुलाकर पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट करते थे, देखिए आप लैंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो हमारी स्टेट तरक्की करेगी। अगर लैंड ऑर्डर में अगर हम खराबी पैदा कर देंगे, लापरवाही करेंगे
तो हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। और हमारी स्टेट में सबसे बड़ा मसला है तो गंगा जमुना तहजीब का है। इसमें कायम रहना चाहिए, हम प्यार को बढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था हिंदू और मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए। अगर ये मिलकर रहेंगे तो देश अच्छा रहेगा, स्टेट अच्छी रहेगी। मुसलमान मिलने से कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान मिलने से प्यार बढ़ता है, गंगा जमुना तहजीब बढ़ती है, हम एक दूसरे से प्यार से रह सकते हैं। क्योंकि हमारी स्टेट में सबसे अहम चीज़ अखलाक है। और चेयरमैन साहब, मैं जितने भी बरस रहा, 9.5 बरस रहा, मैं हमेशा अपोजिशन लीडर्स की बहुत इज्जत किया। मुझे एक दिन जानर्डी साहब जो है मुझे एक प्रोग्राम में मिल के कुछ बोलना चाह रहे थे, तो याद नहीं आ रहा था, चूँकि सीनियर लीडर थे। तो मैं हमेशा वेंकैया नायडू साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रहता था प्रोटोकॉल में, तो वो भूल गए, कुछ बोला। मैं बोला आप फिक्र मत करिए, कल मैं 10 बजे आपको फ़ोन करूँगा। मैं सुबह जैसा ऑफिस में 10 बजे आता था, ऑफिस में बैठते पहला फ़ोन जानर्डी साहब मिला तो ठीक 10 ही बज रहे थे। उन्होंने बोला महमूद साहब, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ एक अपोजिशन लीडर जो है मुझे इन टाइम फ़ोन कर रहा है, क्या तकलीफ है पूछ के। मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या कुछ जानर्डी साहब बोले। तो हम हमेशा बराबर बड़े लोगों का मशवरा लिए, उनसे राय मशवरा लिए, बहुत हमारे साथ यकीनन कोऑपरेट भी बहुत किए। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ तो पर्सनली मैं जब जिससे मिलता था बहुत मुझे इज्जत देते थे। और उसी तरह मैं भी हर एमएलए की, चाहे अपोजिशन पार्टी का रहो, चाहे बीजेपी पार्टी रहो, कांग्रेस हो, मेरे घर आते हो मैं वापस मोटर में आके बिठा के जाता था। अरे लोग बोलते थे अरे क्या है आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अरे आप इतना बाहर तक कहीं को आ रहे। नहीं भाई, ये हमारे भाई है, इनके हिस्से भी हुकूमत चलती है, इनको बाहर ले आते मोटर में बिठा के आता था। ये हमारे अखलाक है, इज्जत है, हमारे तेलंगाना की तहजीब है। इसी तरह हम बहुत अच्छा गुजारे हैं। और सारे लोगों का, हमारा स्टाफ भी, मेरा जो स्टाफ रहता था वो हमेशा पूरा कोऑपरेट करता था। और जितने हमारे एमएलए हो या अदर पार्टी के एमएलए हो, जब भी आते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे, जो इशू होते थे हम सुनते थे। हम अपने आप को कभी लीडर नहीं समझे चेयरमैन साहब, हम पब्लिक सर्वेंट समझे अपने आप को। हम तनख्वाह लेते थे गवर्नमेंट से और हम तनख्वाह पे काम किए। कोई आदमी बता नहीं सकता कि महमूद अली साहब को 2 रुपये लेके काम, क्योंकि पॉलिटिक्स में बदलाव में लोग, हम तो ओपन चैलेंज करते हैं। कोई अगर एक हाथ से बता दिया कि हमको 2 रुपये देगा तो हमें अपना हाथ दूसरा हाथ काट करके पेश कर देंगे। इतनी ईमानदारी से काम किए, हर कोई जानता है, मैं नहीं बोलने की बात नहीं है। एक ओहदा सीएम साहब दिए, उसको निभाना एक मेरा फ़र्ज भी था। और हम मुसलमान का हमारा ईमान भी यही है कि हम हलाल रोज़ी खाना, हम जो होता ना करप्शन उसको हराम कहते हैं, हलाल रोज़ी खाने में हलाल काम किए। और सबको इज्जत देना चाहिए, हमारे पार्टी एमएलए हो या अपोजिशन लीडर्स हो, उनकी कोई आते हमारे घर तो हम बाज़ाब्ता उठकर मिलते और उनको बिठाकर उनकी क्या बात है पूछते, बराबर उस पर हम कोशिश करते कि आपको उसका हल निकालने की कोशिश करें। और हम ज़ात पात के सब खिलाफ रहे, हमारे पास हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव ही नहीं रहा। जितने लोग मुसलमान आते थे उससे 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी हिंदू भाइयों का ज़्यादा है। तो मेरे लिए चाहने वाले मुझे मुसलमान ज़्यादा, हिंदू भाई ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि वो जब आते तो मैं बहुत इज्जत से मिलता था। लोग कहते थे अरे भाई ऐसा कैसा मिलते आप, तो मैं बताता हमारे मैसेंजर जो है ना यही सिखाया हमको कि हमारे हर भाई का जो हुकूमत में रहते हैं बेला मज़हब मिलत सबको इज़्ज़त देना चाहिए। मैंने 9.5 साल में बहुत लोगों को रिस्पेक्ट दिए, बहुत इज़्ज़त से काम किया हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं केसीआर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत कम बात करता था, मेरी बहन यहाँ बैठी है, मुझे खुद बोली अरे क्या साहब आप बात ही नहीं करते। मैं बोलता था मैं जब भी अकेले में बात करता हूँ बोलता था, और जब भी मैं केसीआर साहब से, क्योंकि 4 लोगों के सामने पूछना बोलना एक मैं समझता था मैनर्स के खिलाफ है। अपने बॉस है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे सब 4 बैठे तो उल्टे पुल्टे सवाल जवाब करे। तो केसीआर साहब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे कैबिनेट में। और मैं भी कभी भी जाके अकेले में जब बोलता था, एक दिन सत्यावती लाडर मैडम मेरी बहन खुद बोली क्या साहब आप बात नहीं करते। मैं बोला देखो बात करने टाइम पे बात करता हूँ मैं, जब 4 लोग रहते तो बोलने से क्या फ़ायदा होता है। जब इशू रहते थे हर इशू पे, चाहे किसी इशू माइनॉरिटीज़ के इशू पे भी मैं जब केसीआर साहब से बात किया, वो एक मिनट में फैसला ले लिए, एक घंटे के अंदर फैसला ले लिए। मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल जिन्होंने खोला है, मैं समझता हूँ 65 साल में 48 ईयर्स तो कांग्रेस ने हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, दोनों मिलकर 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे चेयरमैन साहब। जिसमें मैं खुद जब पहली बार था 2013 में एमएलसी बना, उस वक्त तो एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से मैं जाके झगड़ा किया, ये रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे कम है और इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, देखिए आप हाई टोटल 100 बच्चे, 100 बच्चों के सीट में आप जो है एग्जाम्स ले रहे हैं, बच्चों से एग्जाम ले तो 25-30 बच्चे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, 60-70 पूरे फिलअप कीजिए। तो उस दिन पूरे स्कूल में बच्चों का फिलअप हुआ और उसके बाद केसीआर साहब ने
1000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल खोले और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। ये बहुत बड़ा कारनामा है चेयरमैन साहब। तालीम देने वाला जो इंसान होता है ना, सबसे बड़ा अजीम होता है। इंसान जो है माँ बाप के बाद उस्ताद होता है, उस्ताद के बाद अगर सही रहनुमा मिल जाए, तो अच्छी तालीम मिल जाए, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना रोज़गार हासिल कर सकता है। आज वो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत तरअबतर होती जा रही है। मैं यही चाहता हूँ, मेरी गुजारिश यही है। मुझसे कुछ केसीआर साहब ने एक दिन पूछा था, महमूद भाई आप पॉलिटिक्स में आए, आप क्या चाहते हैं? कुछ ना कुछ हर इंसान का एम होता। मेरा मकसद तो पैसा कमाना नहीं था। मैंने कहा मेरी कौम को तालीम दिए तो अच्छा रहता साहब। बड़े साहब ने उसी वक्त बुला कर सेक्रेटरी साहब को बुला कर चीफ सेक्रेटरी को बोला कैसा करना चाहिए, और 1-2 साल के अंदर उन्होंने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे थे। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे इस्लाम में मज़हब में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो पहला सूरा नाजिल हुआ ना चेयरमैन साहब, पढ़ो बोल के पढ़ो और पढ़ाओ। आमिर साहब जानते हैं ये हमारे भाई है इमाम के MLC साहब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तालीम बहुत अहम चीज़ है। उसको केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज़ नहीं, SC ST BC सारे लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। मेरी यही गुजारिश है कि क्योंकि आज आखिरी दिन है, आखिरी बात कर रहा हूँ जहाँ आपके सामने, और मुझे अल्लाह का फजल ये रहा कि जितने चेयरमैन रहे, चकरपानी साहब हो या सामी गौड़ साहब हो, और आपका आशीर्वाद तो बहुत मेरे साथ रहा है। मैं हमेशा बड़ा अदब से आपका बहुत, वैसे आप भी, आपकी शख्सियत भी वही है। हर कोई, आप जब से नलगुंडा के, मेरा आजमपुर में मकान है, पहले वो नलगुंडा MP में आता था। आपका लिए मैं उस ज़माने में मैं भी कांग्रेस को वोट डाला करता था। हमेशा मेरे वालिद भी कांग्रेसी थे। हमारे वालिद से बहुत से लोग कांग्रेस के लीडर्स बहुत आगे मिलते थे। मगर जब से BRS पार्टी एक तेलंगाना मूवमेंट में पार्टी बनी है, TRS पार्टी, आज BRS पार्टी बनी है, हमारा एक ही मकसद था चेयरमैन साहब, हम कभी भी ये सोचे कि कभी हम पावर में आएंगे। हम समझते थे कि कभी ना कभी गोली में मर जाएंगे। आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे, हमारी माँ तो रोते रहती थी, अरे बेटा इसी पार्टी में चले गया तो। जब देखे तो कोई आदमी पुलिस रात के 2 बजे उठा के लेके चले आती। कभी रात में कोई एक पुलिस स्टेशन डालते, घर वाले पहुँचते तक दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जाते, देखे तो तीसरे पुलिस स्टेशन में जाते थे। ये 14 साल का जो जद्दोजहद चलते रही, मूवमेंट चलते रही, और हम फ़ख्र से कहते हैं केसीआर साहब ने हमारी बहुत अच्छी क़यादत की, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया उस मूवमेंट के लिए। यकीनन क्योंकि हमारे पास तो ऐसे MP नहीं थे कि हमारा बिल पास कर सके, वो तो सोनिया मैडम ही बिल पास करवाए। यकीनन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज तेलंगाना बनने की वजह से हमारा पैसा हमारा तेलंगाना में रह रहा है। अगर हमारा पैसा नहीं तो आंध्रा में जाता था पहले। आज तेलंगाना का जो रेवेन्यू है, नंबर 1 रेवेन्यू है इंडिया में, वहाँ का रेवेन्यू यहीं इस्तेमाल होता है। आज हम जाके अब देखते हैं, खासतौर से नारसिंह की माधापुर इधर उधर देखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि हमारी सिटी इतनी तरक्की कर रही है, इतने अच्छे हाईरेज बिल्डिंग बने, इतना। अलबत्ता पुराना शहर बहुत अभी बैकवर्ड है। मुझे भी दुख होता है, पुराने शहर में जब जाता हूँ तो बहुत छोटे छोटे गरीबों के मकान थे, 60-60 गज 100 गज। कुछ दिन पहले रमज़ान में एक साहब ने आकर मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कैसा भी आगे जाना। वो बेचारे पार्टी के पुराने आदमी थे। मैं घर गया, मुझे एकदम 4-5 फ्लोर लेके चले गए, मेरे टांगा ढीले होने लगे। मैं बोला भाई ये क्या है? तो बोले साहब ये सब वही 4-5 फ्लोर के बने हुए घर आए। अरे मैं बोला लिफ्ट तो लगाना साहब, 100 गज में 80 गज में कहाँ लिफ्ट लगाए? अरे खाली सीढ़ियाँ बनाते क्या? तो अभी वहाँ बहुत तरक्की की ज़रूरत है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जिस तरह हाईटेक तरक्की कर रहा है, इस तरह ओल्ड सिटी को भी उन लोग भी क़यादत कर रहे हैं। यकीनन कोशिश करते रहते हैं, जो भी हुकूमत रहती है उसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए कि पुराना शहर भी तरक्की करे। मेरी भी गुजारिश है कि मैं भी पुराने शहर में रहने वाला हूँ। हमारे मिनिस्टर साहब भी, डिप्टी CM साहब भी एक बैठे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोगों से मिलते भी है। तो मेरे आपसे ज़रिए यही गुजारिश है कि हम इस तेलंगाना को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तेलंगाना को प्यार का तेलंगाना देखना चाहते हैं, तेलंगाना की तहसीब को हम फिर से लागू करना चाहते हैं। तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल हुकूमतें नहीं बढ़ना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से तेलंगाना तरक्की करना चाहिए। तेलंगाना के अंदर डेफिनेट बहुत कुछ तरक्की किया, और आज नहीं, निज़ाम स्टेट के ज़माने में कहीं हिंदुस्तान में पहली यूनिवर्सिटी बनी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी थी, पहली रेलवे नहीं तो हमारे पास आई थी। तो हर तरीके से हम उस ज़माने से भी तरक्की कर रहे थे। बीच में गैप जो आ गया, ये 56 साल गैप जो में हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, पर अब फिर हमारी तरक्की का दौर 9.5 साल 10 साल 12 साल तो हो चुके, आगे आ रहे हैं। तो हम यही कांग्रेस से भी हमारी गुजारिश है कि यकीनन इस तेलंगाना में अच्छी से अच्छी तरक्की दिलाइए। जो हमारा सपना है इस पार्टी में आने का,
यही सपना था कि हमारा तेलंगाना में आना चाहिए और हमारा तेलंगाना तरक्की याफ्ता होना चाहिए। तेलंगाना में रेवेन्यू बहुत अच्छा है, रेवेन्यू का अगर सही इस्तेमाल होगा डेफिनेट तेलंगाना के लोग खुशहाल बन सकते, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे अहम चीज़, कितना भी पैसा हो, प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है चेयरमैन साहब। और हिंदू मुसलमान में मोहब्बत होना चाहिए, मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों मिलके एक साथ होना चाहिए। एक तरफ हिंदू भाई तो दूसरी तरफ मुसलमान भाई, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे से मिलेंगे तो हमेशा ये तारीख दोहराना चाहिए। आप जानते हैं महबूब अली पाशा जब नदी मूसी में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ के पुजारियों ने कहा था कि हाथी पे बैठ कर आकर आप थाले में प्रसाद छोड़िए पानी के अंदर, ताकि वो हिंदू रिवाज के मुताबिक, तो उन्होंने अपनाया था, वो करके बताया था। ये यहाँ हमारा तेलंगाना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब है चेयरमैन साहब। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आज मुझे 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 2 दिन रह गए, मगर मुझे बहुत हमारे तमाम मेंबर से बहुत कोऑपरेशन मिला है। और मुझे हमेशा जब मैं मिनिस्टर था तो कभी कभी मुझे दिक्कत होती थी, मुझे भी बाज़ वक़्त जैसा कल सितक्का को उर्दू समझने में दिक्कत हुई, उसी तरह मुझे प्योर तेलुगु समझने में फास्ट तेलुगु तो तकलीफ होती थी। मगर यहाँ के हमारे भाइयाँ जो है जब कुछ ना कुछ मुझे सपोर्ट करते थे और मैं जवाब और रिप्लाई देता था। तो चेयरमैन साहब, यकीनन मैं केसीआर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हें यकीनन 5वें गांधी है, अब अपोजिशन हो या कोई बोलने वाले कुछ बोलते होंगे, हम तो उनके नज़दीक रहे चेयरमैन साहब, 1-2 दिन नहीं, 14 साल मूवमेंट में रहे, 9.5-7 साल पावर में रहे। पर 14 साल में हमने देखा वो हमेशा तेलंगाना आवाम के लिए मरते थे। वो चाहते थे कि तेलंगाना के आवाम की तरक्की होना चाहिए, तेलंगाना आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और उन्होंने गली गली फिरा है, घर घर तक जाकर तेलंगाना आवाम के मसाइल हासिल किए और तेलंगाना को खुशहाल तेलंगाना बनाना उनका सपना था। लोग चीफ मिनिस्टर या तेलंगाना पावर के लिए बनते। आपसे एक बात आता हूँ चेयरमैन साहब, कोई भी पार्टियाँ जितने बनते हैं ना पावर के लिए बनते हैं। तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव ने बनाया था, 9 महीने में पावर में आए थे। प्रजाराज्यम बनी थी पावर के लिए। मूवमेंट के लिए पार्टी बनने वाले बहुत कम होते हैं। मूवमेंट के लिए केसीआर साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी, उसका एक ही मकसद था तेलंगाना लाना। कभी हम मूवमेंट में सोचे नहीं चेयरमैन साहब हम कभी मिनिस्टर बनेंगे या कभी तेलंगाना के अंदर राज करेंगे, मगर तेलंगाना के अवाम हालात कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से अलग हुए। नहीं तो केसीआर साहब ने सोनिया गांधी से मिलकर हैंड ओवर कर देने की बात की। खाली उन्होंने इतना बात किया कि मुझे तेलंगाना के बारे में काफ़ी अच्छे मालूमात है और मैं इसके अंदर के अहम रोल अदा कर सकता हूँ। उस वक्त दिग्विजय सिंह साहब थे तो सोनिया मैडम ने कहा कि आप दिग्विजय सिंह साहब से कल मिल लीजिए। अगर दिग्विजय सिंह साहब कल दूसरी अच्छी बात करते ना, उस दिन हमारी पार्टी खत्म हो गई थी, कांग्रेस में मिल जाते थे। दिग्विजय सिंह राजा आदमी थे, एक केसीआर कहेगा तेलंगाना आ गया ना, अब क्या है तुम्हारा रूल, तरक्की क्या, तुम्हारे क्या तरक्की से तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। कांग्रेस बड़ी पार्टी और तरक्की दिला देती, वहीं बात में होने की वजह से अलहदा हो चुके, नहीं तो हम कांग्रेस में मिल जाते थे तेलंगाना देने के बाद। वहाँ इख्तलाफ हुई दिग्विजय सिंह साहब से। ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि केसीआर साहब की नीयत में कुछ नहीं था कि मैं कभी पावर में आऊँगा। वो सेक्रीफाइस करने के लिए पार्टी बनाए थे और तेलंगाना लाने के लिए पार्टी बनाए थे। तेलंगाना ला लिए, हमें हासिल हो गया था। हम किसी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हमको इतना यकीन था कि केसीआर साहब को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, हम कांग्रेस भाइयों के पीछे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हमको कहीं भी चेयरमैन बना देंगे या कुछ तो भी कम से कम इज्जत दे देंगे, इतना था। पर इसकी बुनियादी वजह लोग समझ रहे हैं केसीआर साहब पावर के लिए आए, खत्ता ही नहीं आए। ये दिग्विजय सिंह साहब ने जिस तरीके से इस लहजे से बात की उनके साथ, आपको क्या ज़रूरत है तेलंगाना की तरक्की, हमको क्या कर रही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बहुत पुरानी कदीम पार्टी है, वो तरक्की दिला देगी, आप इसमें कहीं को रोल अदा कर रहे हैं। अब मिल गया तेलंगाना बस है, उस वजह से तो इख्तलाफात गए, नहीं तो आज हम कांग्रेस के साथ ही रहते थे। और केसीआर साहब कभी भी पावर के लिए नहीं कोशिश करें, कभी भी तेलंगाना की तरक्की के लिए कोशिश करें, तेलंगाना हासिल करने के लिए चेयरमैन साहब। तो मैं क्योंकि काफ़ी लोग भी बात करना है, मैं चूँकि अब 2 दिन में शायद रिटायर हो जाऊँगा और हो भी क्या समझे, आज आखिरी बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में रिटायर नहीं होता, पॉलिटिक्स में तो मरे रिटायरमेंट नहीं है, फिर कभी भी आ सकते कभी भी जा सकते, कभी भी जा सकते चेयरमैन साहब। आना बोल के हम हमारा सोच है। नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत रहा है, हमारे सारे भाइयों का भी आशीर्वाद रहा। हम हर एक का फर्दन दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। पॉलिटिक्स में आदमी मरने तक भी काम कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है। और एक पे अब चेयरमैन साहब, मैंने बहुत आजीज़ाना खिदमत किया है, बहुत प्यार से खिदमत किया है, बहुत जो भी मेरे घर आते थे चाहे हमारे वो, मैं हमेशा यही समझा मैं आवाम का नौकर हूँ, आवाम का खादिम हूँ। कभी भी मैं और जो भी मेरे पास, मैं जब पावर में रहता था हमारे बीजेपी के एमएलए बहुत से मिलते थे, कांग्रेस के लोग भी मिलते थे, मगर मैं हमेशा
कहीं में डिफरेंस नहीं देखा दोनों में, ये BRS वाले या TRS वाले या कांग्रेस वाले, इससे बढ़ के उन लोगों को इज्जत दी है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, फदीम पार्टी है और बहुत पुराने ज़माने से आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाली पार्टी है और आज तक उनका ख़ानदान ने कई सेक्रीफाइस किए, पर किसी वजह से हमारी स्टेट के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई थी चेयरमैन साहब। वो अब आकर इंशाल्लाह आने वाले टाइम तो हमारा पैसा हम ही खर्चा करेंगे, हमारी मुलाजिमतें हमको मिलेंगे, हमारा पानी हमको मिलेगा, हमारी तरक्की हमको होगी। और आज 14 साल के अंदर 2014 के बाद से समझे 10 साल जितनी तरक्की तेलंगाना के अंदर हुई है, मैं समझता हूँ अदर स्टेट में कहीं पर भी इतनी तरक्की नहीं हुई। और हम यही चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है, हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति में जाने का मकसद भी यही था कि हमारा तेलंगाना हमें होना चाहिए। हम बोलते थे, स्पीचों में बोलते थे, भाई आपके घर में पड़ोसी वाले की हुकूमत को बर्दाश्त करते क्या, आपके घर में आपके जो भी घर वाले हैं उनकी हुकूमत होना चाहिए। तो हमारा मकसद है तेलंगाना में तेलंगाना वालों की हुकूमत होना चाहिए, ना कि आंध्रा वालों की। आंध्रा वाले भी हमारे भाई है, यकीनन हमारे बड़े भाई है, हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, आगे भी रहेंगे और उस वक्त भी रहे थे। कभी भी हम इख्तलाफात में उनसे लड़ी झगड़ा। एच न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।